ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये आपको रेवोल्यूशन पर सेकेंड यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, उसका टोटल एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करके बताना है। 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है और कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी। इसने ये नहीं बोला कि स्पीड बढ़ रही है या एंगुलर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, इसने फिक्स बोला है कि 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लगा रहा है। ये मतलब फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा क्या होता है याद करो, 2 पाई एफ, यानी कि अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर दे दे तो समझ जाना कि आपको ओमेगा दे दिया उसने, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड बोला ना, तो ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड यूनिट होती है ओमेगा की, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बता दो, अब जो पूछे इसने, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, क्योंकि पार्टिकल की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट आ रही है, ना तो ये टाइम का फंक्शन है ना कोई डिस्टेंस का फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, सेंट्रीपेटल। वही आपको पूछा है, इसने कहीं नहीं बोला कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बताओ, वो हमको समझना पड़ेगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इसने पूछा है और वो बराबर होगा, अब मैं कौन सा फॉर्मूला चिपकाऊँ बताओ, 3 फॉर्मूले बताए हैं। ओमेगा पता है क्या, और क्या पता है, रेडियस पता है, तो कौन सा लगाना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि इसी में आ रही है दोनों चीज़ें, ये लगा दो। ओमेगा 4 पाई पुट कर दो, स्क्वायर कर दो, रेडियस कितनी है 25, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड या 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अपना पाई स्क्वायर, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक 4, हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 4 पाई स्क्वायर आएगा, आंसर आएगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मास ऑफ 2 किलोग्राम इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रेवोल्यूशन पर मिनट, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, द न्यू स्पीड इज नियरली। तो नई स्पीड क्या होगी, टेंशन को डबल कर दिया, होता है ना कई बार पत्थर को धागे से बांध के ऐसे घुमाते हैं, धीरे धीरे घुमाओगे तो धागे में टेंशन कम रहेगा, लेकिन जितना तेज़ उसको घुमाने की कोशिश करोगे आप देखोगे कि एक पॉइंट पे जाके रस्सी टूट भी जाती है, अगर धागा कमज़ोर होगा तो वो टूट भी जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ घुमाओगे उतना ही धागे में टेंशन बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ और बताओ कि सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है पार्टिकल, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह, क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जब भी पार्टिकल किसी धागे से बांध के सर्कुलर पाथ पे घुमाया जाएगा तो धागे में जो टेंशन फोर्स होगा वही किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। और सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो अगर मुझे सेंट्रीपेटल फोर्स बताना है तो मैं कौन से वाले एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करूं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करूं। इन केस आपको पूछ ले टेंजेंशियल फोर्स बताओ तो फिर क्या करना पड़ेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पूछे टोटल फोर्स बताओ पार्टिकल पे कितना लग रहा है, तो टोटल एक्सेलरेशन जो निकालते हैं ना अपन AC + AT वेक्टर एडिशन करके, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना। समझ रहे हो बात, जिस टाइप का फोर्स पूछे नाम आगे लगाएगा वो, कुछ नहीं बोले कि कितना फोर्स लग रहा है तो वो टोटल फोर्स पूछ रहा है। अगर बोले टेंजेंशियल फोर्स कितना है या सेंट्रीपेटल फोर्स कितना है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ये टेंशन फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब ये M × AC के बराबर होगा, क्योंकि पार्टिकल की मुझे क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 रेवोल्यूशंस पर मिनट फ्रीक्वेंसी है ये, तो इससे मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। रेडियस मुझे दे रखी है क्या, रेडियस नहीं दे रखी, लेकिन कांस्टेंट है वो जो भी है। तो
आप दोनों कंडीशन को कंपेयर करोगे तो आर को आप हटा भी सकते हो रेशियो वगैरह में। तो आर हम मान लेते हैं कि आर हमको दे रखा है जो कि कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो ओमेगा पता है और आर पता है, तो मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला चिपकाना चाहिए यहाँ पे, बोलो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वाला, क्योंकि मुझे जो डेटा दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ये ध्यान रखना, 3 फॉर्मूले हैं अपने पास ए सी के, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भी कौन सा लगाएं। देख लो डेटा क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चिपका दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, आपको आंसर क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख लो और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व कर लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, टी इक्वल टू हमको लिखना चाहिए एम, ओमेगा को लिखूँगा 2 पाई एफ उसका स्क्वायर इंटू ये वाला आर। तो ऐसा कुछ रिलेशन बना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 4 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर आर। एक चीज़ देख के बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है, रेडियस भी इसने क्वेश्चन में कांस्टेंट बोली है, मास भी कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, तो फ्रीक्वेंसी बची। तो टी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। तो अगर मुझे ये बोला गया कि टेंशन को इतना कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आंसर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही है। तो मुझे पता है कि T1/T2 अगर मैं लिखूंगा तो वो आएगा, प्रोपोर्शनलिटी अगर आप चेक कर लेते हो ना तो सीधा कर लिया करो, T1/T2 बराबर होगा F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर। ये पता है ना सबको, ऐसा कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी में। फालतू की चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें वो रेशियो में कैंसिल हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बताओ T2 को कितना कर दिया, पहले जो टेंशन था उसका डबल कर दिया, तो T1 ही है लेकिन T2 हो चुका है 2T1 के बराबर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी, 5 थी, तो 5 लिख दो, स्क्वायर कर दो और F2 स्क्वायर लिख दो नीचे, जो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे T1 से T1 कैंसिल, ये 2 आएगा, ये 25, ये देखो 25 इंटू 2 50 आएगा, तो √50 कितना हुआ, 5√2। 7 के आसपास कुछ आएगा क्या, हाँ लगभग 7 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली ये 7 के आसपास आ रहा होगा। ये वाला सही है भैया ऑप्शन। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 80 बताना है आपको। क्या क्या दे रखा है, अब इस टाइप की क्वेश्चन में आप जो जो दे रखा हो अलग छाट लिया करो ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसने जो जो बोला है मैं लिखता जा रहा हूँ। देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर, ये रेडियस दे दी इसने। फिर इसने क्या बोला, विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 कांस्टेंट है जो भी है, ठीक है, ओके। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, क्या दे रखा है, v दे रखा है, कितना 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन। लेकिन ये v कब है, दूसरे चक्कर के बाद, जब इसने घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे घूम रहा है, एक चक्कर कंप्लीट फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट, कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ रही है इसकी, क्योंकि इस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये दूसरा जब चक्कर लगा के पहुँचा तो इसकी स्पीड इतनी हो चुकी है। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, इसने बोला नहीं है लेकिन हमको बोला कि व्हेन द आफ्टर मोशन हैज बिगन, मतलब मोशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में, दूसरे चक्कर के बाद में इसकी इतनी स्पीड हो चुकी है। एक चीज़ और बता दो कि अगर रेडियस पता है तो क्या आप ये पता कर सकते हो कि दूसरे चक्कर में ये कितना चल चुका होगा, कितनी दूरी चल चुका होगा। एक तरह से एक चक्कर में कितना चला, 2πr, दूसरे चक्कर में 2πr, मतलब टोटल 4πr लिख दूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए, डिस्टेंस इसने कवर करी है वो है 4πr। r की वैल्यू कितनी है, 20/π, कितना आएगा 80 मीटर। ये डेटा मैंने इस क्वेश्चन से निकाल लिया। अब मुझे पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, 80 बताओ कितना होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वही तो होता है जो स्पीड बढ़ाता है। हमको इनिशियल स्पीड पता है 0, फाइनल स्पीड पता है, और कितना डिस्टेंस इसने कवर करी है वो भी पता है। कौन सी इक्वेशन चिपकानी चाहिए, बोलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वेरी गुड। तो ये अगर पता करना है तो लगा दो, v² - u² = 2as। सर्कुलर मोशन का कोई फॉर्मूला वैसे डायरेक्टली काम नहीं आ रहा,
ये ज़रूर आपने लगाया सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, बाकी इसमें ये इक्वेशन लगा के इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना, और ये जो एक्सेलरेशन है यही है अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो स्पीड बढ़ा रहा है यहाँ पे। हाँ जी, v कितना है जी 80, 80 का स्क्वायर, u 0 है, 280 फाइंड करना है, और s कितना है, a भी 80 है, तो 80 कितना आएगा 40 आएगा, ये तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर, द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच ए मोटरसाइकिल कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लिविंग ग्राउंड एट द हाइएस्ट पॉइंट इज। देखो ये बोल रहा है कि एक ब्रिज है, और कौन सी शेप का है वो, सेमी सर्कुलर शेप का है, इस टाइप का सा कुछ ब्रिज है, ये मान लो ब्रिज है भाई अपना, और एक साइकिल चलाने वाला है वो इसके ऊपर से साइकिल चला रहा है। अब जब वो साइकिल चलाएगा, अगर वो ओवर स्पीड होगा, ज़्यादा स्पीड से साइकिल चला रहा होगा, तो उसकी स्पीड की वजह से वो जंप कर जाएगा और वो आगे जाके कहीं पे यहाँ पे गिरेगा, मतलब उसका कांटेक्ट छूट जाएगा इससे, और धीरे धीरे चलेगा, मतलब स्पीड मेंटेन रखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगी स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो वो इससे चिपका हुआ चलेगा और ऐसे उतर के नीचे आ जाएगा। तो इसने पूछा कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, मान लो ये अपना मोटरसाइकिल चलाने वाला है, ये लो, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसका कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, कंडीशन दे दी, तो इसकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए, इसकी स्पीड है मान लो v, तो स्पीड कितनी रखी जाए ताकि इसका कांटेक्ट नहीं छूटे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करोगे, कांटेक्ट क्यों छूट रहा है, इसके ऊपर कोई बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा तभी छूट रहा होगा। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो आप देखते हो कि पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा। जैसे कार है, और कार जैसी सर्कुलर टर्न पे घूमती है, कई बार वो रोड से नीचे उतर जाती है अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से हो तो। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये ऐसे एक शूडो फोर्स होता है, वैसे काल्पनिक फोर्स माना जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी एक चीज़ याद रखो, जब भी कर्व्ड पाथ के ऊपर कोई भी चीज़ चलेगी, तो उस कर्व्ड पाथ के ऊपर बाहर की तरफ हमेशा एक फोर्स आपको नजर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देंगे। तो यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर या इस बाइक वाले के ऊपर बाहर की तरफ, जैसे ये यहाँ पे है, एक तो फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, यानी कि इस सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा होगा, एक लगेगा इस सर्कल के बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, और उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, उसका फॉर्मूला वही होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स का होता है, क्या होता है, mv²/r। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले सेम होते हैं। पहली बात तो ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि ओमेगा नहीं दे रखा है, इस बार वी दे रखा है, या वी पूछा है हमको, तो वी के टर्म्स में हमारे पास में रिलेशन होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कितनी स्पीड से ये चल सकता है ताकि इसका कांटेक्ट नहीं छूटे। अगर ये स्पीड ज़्यादा रखेगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, ये कम रह जाएगा, और इसकी वजह से ये जंप करके आगे जाके, मतलब इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, और बाहर की तरफ फोर्स ज़्यादा होने से ये आगे जाके कहीं पे गिरेगा, तो इसका कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस होने का मतलब mv²/r बराबर होना चाहिए mg के। m से m कैंसिल कर दो, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, √rg। r की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 40 मीटर, और g की वैल्यू 10 ले लो, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैक्सिमम ये 20 मीटर पर सेकेंड से बाइक चला सकता है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से चलाई ना तो ये फोर्स बढ़ जाएगा और ये कांटेक्ट छूट जाएगा इसका। इससे कम रखनी है इसको स्पीड। हमने ये लिमिटिंग केस फाइंड किया है कि जब इसका जस्ट कांटेक्ट छूटा है तो वो 20 पे छूटेगा, तो 20 से कम हम स्पीड रखेंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कई बार ये जो ब्रिज है ना, ये कॉनकेव टाइप का भी दे रखा होता है, उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा। मान लो ब्रिज ऐसा होता, बताओ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा। मान लो यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, किधर दिखाना है, ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है, बाहर की तरफ, मतलब इस सर्कल ऐसा बन रहा होगा ना, बाहर की तरफ, तो मतलब इधर
mv²/r, इधर दिखाना है, mg भी इधर ही होगा, ठीक। और अगर सीधा ब्रिज होता तो उसके ऊपर भी लगता क्या ये सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल फोर्स, सीधा होता है ना, तो उसकी रेडियस हो जाएगी इनफाइनाइट। अगर सीधी रोड है या सीधा ब्रिज है तो उसकी रेडियस क्या होगी, वो बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया जा सकती है, और वो बहुत बड़ा जो सर्कल होगा, है ना, क्योंकि ये फ्लैट दिख रहा है ना आपको, एकदम ऐसा फ्लैट दिख रहा है, जैसे अर्थ आपको फ्लैट दिखती है छोटी सी दूरी पे, लेकिन होती गोल है, तो वैसे ये है तो गोल ही, ऐसा मानेंगे क्योंकि अर्थ के ऊपर ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी रेडियस का जो सर्कल होगा ना उसका एक छोटा सा पार्ट है, और वो बहुत बड़ी रेडियस इनफाइनाइट मानी जाएगी। तो इनफाइनाइट अगर आप पुट करोगे यहाँ पे आर की जगह तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए वो इस पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस पर सिर्फ mg दिखाना है, इस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर वेरीज विद टाइम v = t²। उसकी जो वेलोसिटी है वो इस टाइम के साथ में इस फंक्शन से रिलेटेड है, v = t²। फाइंड द रेडियस, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। एक तो रेडियस बतानी है और टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन भी बताना है, कब, एट t = 2 सेकेंड के ऊपर। t = 2 सेकेंड पे आपको ये एक्सेलरेशन बताने हैं और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बतानी है। सबसे पहला काम तो ये किया करो कि जो भी दे रखा हो वो लिख लो। अच्छा रेडियस तो, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ उसको, रेडियल है वो, रेडियस तो दे ही रखी है। रेडियल, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन, ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करके बता दी। तीनों टाइप के एक्सेलरेशन पूछ लिए इसने। रेडियस कितनी है, 2 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस, तो रेडियल, टेंजेंशियल और, अच्छा रेडियल कौन सा होता है, ये रेडियल एक्सेलरेशन कौन सा है, रेडियस के अलोंग जो होता है ना उसको रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही चीज़ के 2 नाम है, तो रेडियल से कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियल का मतलब है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपेटल, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन। भाई आपके पास सेंट्रीपेटल आ गया और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आ गया तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, याद करो, 90 डिग्री होता है। एक सेंटर की तरफ होता है और एक वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा हमेशा। तो रिजल्टेंट तो आप इजीली, यानी नेट एक्सेलरेशन तो इजीली फाइंड कर लोगे। तो मेन टारगेट क्या है, सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना, उसके बाद में नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। v आपको दे रखा है t² के बराबर। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। यही फॉर्मूला क्यों, क्योंकि v और r दे रखे हैं हमको पूछा कि एट t = 2 सेकेंड हमको सारे एक्सेलरेशन बताने हैं। तो एट t = 2 सेकेंड v कितना होगा बताओ, तो v की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो v जब अपने पास आ गया और r तो दे ही रखा है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली चीज़ समझ में आई क्या, ठीक है। तो एक चीज़ तो आ गई अपने पास। अब बताना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका फॉर्मूला। अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा होता है, जो स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है। जब आपको ये पता है कि v टाइम के साथ में इस रिलेशन से रिलेटेड है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, उससे जो एक्सेलरेशन आएगा वो वही तो आएगा, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है उसी को बताता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, dv/dt कर सकते हो। तो dv/dt कर देंगे तो ये क्या आएगा, 2t आएगा, है ना, रिलेशन के अकॉर्डिंग। भाई आपको v की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि t² है। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 × 2। एट t = 2 सेकेंड पूछा ना, इसलिए मैंने 2 पुट किया है t की वैल्यू। तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना, अब आपको पता है नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, at² + ac²। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। at तो अपना आया 4 और ये कितना है 8, कितना आएगा 80 आएगा, √80, यानी कि 4√5 लिख सकते हो क्या इसको। ये लो जी, ये आ गया अपने पास में नेट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील
has a peripheral speed of 10 meter per second at an instant and it is decreasing at the rate of 60 meter per second square. If the total acceleration of the point on this instant is 100 meter per second square, then find the radius of the wheel. आसान है बिल्कुल, जो जो डेटा दे रखा है पहले वो अलग करके लिख लो, उसके बाद में अपने आप दिमाग में क्लिक करेगा कि कौन सा फॉर्मूला चिपकाना है। कोई व्हील है और उसकी रिम के ऊपर कोई पॉइंट है, ऐसे कोई व्हील मान लो, इसकी रिम के ऊपर ये कोई पॉइंट है P, इसके लिए सारी बातें हो रही है। ये कोई V स्पीड से घूम रहा है V, और V भी दे रखा है आपको कितना है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये जो स्पीड है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। क्वेश्चन में बोला एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे स्पीड इतनी है लेकिन ये डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या चीज़ दे दी इसने, इट इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, हाँ ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है -60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है माइनस के सिंबल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो, स्क्वायर वगैरह करें तो हट भी जाए, लेकिन इसको नेगेटिव मैंने क्यों लिखा वो समझ में आ गया क्या, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, क्योंकि ये स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल एक्सेलरेशन कितना दे रखा है जी, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूछा है रेडियस बताओ। अगर 80 पता है, ए यानी टोटल एक्सेलरेशन पता है, तो AC यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड किया जा सकता है। रिलेशन अभी हमने लिखा था, A इक्वल टू होता है √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो इससे आप AC फाइंड कर लो। AC क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, उससे R आ जाएगा। पहले तो फाइंड करो AC, तो AC आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट करोगे तो AC कितना आएगा अपने पास में, देखो A की वैल्यू 100 पुट करनी है और ये आपको पुट करना है 60, -60 पुट करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है भाई यहाँ पे। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास में, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करने पे आप सॉल्व करोगे ना इसको तो ये आएगा। तो अब AC क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल्स टू क्या कर दूँ, V स्क्वायर अपॉन AC। V कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो। AC कितना है 80, तो 100/80 कितना हुआ 1.25 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज v इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन करने से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपको पूछा जा रहा है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नोट कर लेते हैं। रेडियस दे रखी है 3 मीटर और जो वेलोसिटी है वो t स्क्वायर प्लस 2t, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। सेम क्वेश्चन किया है अभी हमने, है ना। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको सारी चीज़ें पूछी जा रही है। नेट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो AC और AT ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। V का डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, AT। AT फाइंड करने का तरीका है dV/dt कर दो। dV/dt मतलब आपको करना होगा इस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये आएगा 2t + 2। अब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये तो आ गया अपने पास AT। AC के लिए क्या करना है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड V कितना होगा, पुट करके देखो उसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, 3 आ गया क्या, ठीक है। और उसके बाद में आपको AC फाइंड करना है, तो V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला चिपका दो। V अपने पास 3 है, रेडियस भी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में नेट एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, कितना आएगा, 80 कितना है अपना 4 और 3 है ना, तो
सॉल्व करोगे तो ये तो 5 आएगा भाई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉय रोटेटिंग ए स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट ए हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन स्ट्राइक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन व्हेन इट इज़ इन सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बच्चा है और वो एक पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहा है। क्या कर रहा है वो? एक पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घुमा रहा है। ये वाली सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे घुमा रहा है? एच दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, और साथ में इसने दिया है अचानक से रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूटते ही ये पत्थर कितनी दूर जाके गिरेगा? ये यहाँ जैसी रस्सी टूटेगी, जिस इंस्टेंट पे टूटेगी, उस इंस्टेंट पे जो भी इसकी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से ये, जैसे मान लो कि ये ऐसे से घूम रहा है, यहाँ पे रस्सी टूट गई, तो रस्सी टूटते ही जो पत्थर है वो फ्री हो गया। अब उसको सर्कल पे नहीं घूमना, क्योंकि अब सेंट्रीपेटल फोर्स लगना बंद हो गया। रस्सी टूट गई ना, टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा था, वो ऐसे जाएगा अब टेंजेंशियली, उसकी वेलोसिटी ऐसे है। तो वो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, वैसा पाथ पे ये मूव करता हुआ ऐसे जाके कहीं पे गिरेगा, यहाँ पे जाके गिरेगा। यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जो भी सर्कल पे इसकी घूमने की वेलोसिटी। तो कितनी दूर जाके गिरा ये? तो जहाँ पे है वहाँ से ये 10 मीटर दूर जाके गिरा। तो ये क्या चीज़ है? एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल रेंज है इसकी, ये हाइट है, वो रेंज है। तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे रस्सी के टूटते टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? बता सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज और ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका जाता है, उस वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन में लिख देता हूँ, R=u√2h/g। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हो? u की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और u अगर अपने पास आ गया, यहाँ पे किस स्पीड से पार्टिकल घूम रहा था वो आ गया, तो रेडियस तो दे ही रखी है क्वेश्चन में 2 मीटर। तो रेडियस आपको 2 मीटर गिवन है। तो आप अगर स्पीड फाइंड कर रहे हो कि कितनी स्पीड से ये घूम रहा है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। u हमको फाइंड करना है √2h, h की वैल्यू 5 है, ये 10 ले लिया, तो u की वैल्यू आ गई अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v²/r। u ही एक तरह से v है अपना यहाँ पे, तो ये 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? रेडियस कितनी है? 2, कितना आएगा? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।